आज हम लोग ज्वालामुखी सीरीज में चर्चा करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज चर्चा का विषय है ज्वालामुखी के प्रकार। भूगोलवेत्ताओं ने ज्वालामुखी को बहुत सारे वर्गों में विभाजित किया। विभाजन के लिए अलग अलग आधारों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, ज्वालामुखी के प्रकार के साथ साथ उदाहरण आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम चांस होता है कि क्वेश्चन उदाहरण से, तो कोशिश करिएगा कि पूरे लेक्चर के दौरान जो ज्वालामुखी के उदाहरण मिलते हैं उन्हें आप नोट करते जाइए और वो किस रेफरेंस में मिल रहे हैं, किस जगह पे स्थित हैं, यही से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी लाग लपेट के सीधे बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार पे। तो मैंने जैसा बताया कि ज्वालामुखी के प्रकार को यानी ज्वालामुखी को वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग आधारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से पहला आधार है आकृति, मुख की आकृति के आधार पर। यानी ज्वालामुखी का मुख कैसा है, उसके मुख की आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आगे चल के हम देखेंगे। दूसरा है उद्गम अवधि, उद्गार अवधि, उद्गार अवधि एवं सक्रियता के आधार पर। इसके आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, इसके आधार पे 2 वर्गों में बांटा गया, इसके आधार पे 3 वर्गों में, और फिर तीव्रता के आधार पर हमने 5 वर्गों में बांटा है। तो आगे चल के इसी पे चर्चा करते हैं कि ज्वालामुखी के अलग अलग आधारों पे जो प्रकार हैं वो किस तरह से वर्गीकृत किए गए हैं। तो सबसे पहले मुख की आकृति के आधार पर, यानी ज्वालामुखी का जो मुख है, ज्वालामुखी क्या है, एक वेंट है जिसके माध्यम से गर्म तप्त पदार्थ तीव्रता के साथ क्या आता है, बाहर आता है। तो जो वेंट है, जो मुख है, वो एक दरार की तरह भी हो सकता है, एकदम से लंबा दरार हो, और दूसरा एक छिद्र की तरह भी हो सकता है, और एक लंबी दरार की तरह भी हो सकता है। अगर लंबी दरार की तरह है तो उसे दरारी ज्वालामुखी, फिजर इरप्शन कहते हैं। और अगर एक मुख की तरह है तो सेंट्रल इरप्टेड वोल्केनो यानी छिद्रमुखी। दरारी ज्वालामुखी, अब यहीं पे मैंने कहा था आपसे कि आपको बेसिक बात की किस आधार पे वर्गीकृत किया गया ये नहीं ध्यान देना है। अब इस दिमाग में लाना है कि इस तरह का ज्वालामुखी कोई आपको पता है कि नहीं है। दरारी ज्वालामुखी बहुत सारे, जैसे इंडिया में आप सुने होंगे दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है, क्रिटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी उद्गार से हुआ। लेकिन ये बहुत पहले हुआ, कब हुआ, क्रिटेशियस युग में। तो अब वर्तमान समय में क्या कोई दरारी ज्वालामुखी है? तो देखिए दरारी ज्वालामुखी इसी तरह होता है। ये देखिए फिगर, पूरा यहां से यहां तक इरप्शन हो रहा है, बहुत लंबा, ये बहुत दूर से लिया गया है। तो पूरा इरप्शन होता जा रहा है। तो इस तरह का अगर इरप्शन हो रहा है तो उसे हम दरारी ज्वालामुखी कहते हैं। और 2 ज्वालामुखी इस तरह के फेमस है, एक है लॉकी, लॉकी, और दूसरा है हेक्ला। दोनों आइसलैंड में है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान देना है। लॉकी वोल्केनो और हेक्ला वोल्केनो, ये दोनों कहां है, आइसलैंड में है। आइसलैंड, आइसलैंड, इस बात को लिख लीजिए। मैंने पहले ही कहा कि एग्जाम्पल्स को लिखते जाइएगा। अगर आप नोट्स बनाते हुए पढ़ रहे हैं, केवल वीडियो ना देखिएगा। पहले ही मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, मैं ऑनलाइन सिर्फ इसीलिए आया
कि बहुत ही अधकचरे नॉलेज मतलब यूट्यूब पे थे, तो उन्हें देखकर खिन्नता होती थी। तो मैं इस एक तरह से ये कहिए कि इस जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहा हूं कि बच्चे को सही नॉलेज मिले और स्पष्ट नॉलेज मिले। तो इसके लिए आपको भी सीरियस होना होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ठीक उसी तरह पढ़ाऊंगा जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं। तो आपको भी ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए ठीक उसी तरह पढ़ना पड़ेगा जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, कॉपी पेन ले करके। तो दो एग्जाम्पल याद रखिए, लॉकी और हेक्ला। ये दोनों आइसलैंड में ज्वालामुखी हैं और दोनों कैसे हैं? दोनों के दोनों दरारी ज्वालामुखी हैं। अब छिद्रमुखी ज्वालामुखी, मैंने कहा था कि जब एक छिद्र के द्वारा इरप्शन हो तो उसे छिद्रमुखी ज्वालामुखी कहते हैं। बाकी जितने दरारी नहीं है वो सभी छिद्रमुखी हैं। नॉर्मली आप जिन वोल्केनोज को जानते हैं, जैसे मान लीजिए फ्यूजियामा जापान में है, वो भी क्या है? छिद्रमुखी है। स्ट्रोम्बोली है, छिद्रमुखी है। कोटोपैक्सी छिद्रमुखी है। चिम्बोराजो है, छिद्रमुखी है। तो बाकी सभी ज्वालामुखी मैक्सिमम क्या होते हैं? छिद्रमुखी होते हैं। आगे चल के हम बहुत सारे ज्वालामुखियों पर चर्चा करेंगे। यहां एग्जाम्पल्स के लिए यही कह सकते हैं कि दो लॉकी और हेक्ला छोड़ दीजिए तो आप लगभग जितने ज्वालामुखी जानते हैं वो सब क्या है? छिद्रमुखी। अब आइए दूसरा आधार लेते हैं कि उद्गार अवधि। उद्गार अवधि के आधार पर यहां पे उद्गम लिखा है, इसकी जगह आप लिख दीजिएगा उद्गार अवधि। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उद्गार अवधि और सक्रियता के आधार पर तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। और तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट। ये तीन तरह के वोल्केनो। अब देखिए एक एक पे बात करते हैं, एक एक पे क्या है। एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। आप लोग जो सोचते हैं नॉर्मली ये सोचते हैं कि कोई वोल्केनो जिससे लगातार लावा निकल रहा हो वही सक्रिय, वही एक्टिव वोल्केनो है, जबकि ऐसा नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखी के लिए आप क्या परिभाषा देंगे? समझिए, ऐसा ज्वालामुखी जिससे कभी उद्गार हुआ हो। अब कभी का मतलब कल भी हो सकता है, 10 साल पहले भी हो सकता है, 100 साल पहले भी हो सकता है। कभी उद्गार हुआ हो या लगातार उद्गार हो रहा हो। इसके साथ साथ भविष्य में उद्गार होने की पूर्ण संभावना हो। फिर से समझिए, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें लगातार उद्गार हो रहा हो या कभी उद्गार हुआ हो तथा भविष्य में उद्गार होने की पूर्ण संभावना हो, 100% श्योरिटी हो कि इसमें उद्गार होगा। अब आप कहेंगे कैसे? तो आप ज्योग्राफी अच्छी पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू हम ये अब वर्तमान में बता सकते हैं कि यहां पे उद्गार होगा कि नहीं होगा। तो अगर ज्योग्राफर कह रहा है कि भविष्य में यहां उद्गार 100% होगा, तब वो सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी दो शर्तें एक साथ चल रही हैं कि उद्गार या तो लगातार हो रहा हो और या पहले उद्गार कभी हुआ हो और भविष्य में उद्गार होने की पूर्ण संभावना हो, तब उसको हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण मैं बता देता हूं जिसे आप नोट करते जाइए। यहां पे हवाईयन
वेल्केनो है मोना लोआ। कौन सा? मोना लोआ, मोना लोआ। दूसरा यहां पर एक वोल्केनो है रेनियर, 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 यूएसए में। यहां पे एक वोल्केनो है इक्वेडोर में, कोटोपैक्सी। यहां पे वोल्केनो है कोटोपैक्सी। यहां पे एक वोल्केनो है ओजेस डेल सलाडो, ओजेस, ध्यान दीजिए मैं लिख दे रहा हूं, डेल सलाडो। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, यहीं पे अर्जेंटीना में है। उसी तरह से भारत में एक वोल्केनो है बैरन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। फ्यूजियामा है कहां पे? जापान में। इस तरह से बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो है। यहां पे विसुवियस है, इटली में विसुवियस ज्वालामुखी, या इटली में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ये सब कैसे ज्वालामुखी हैं? एक्टिव वोल्केनो हैं। तो जितने उदाहरण बताए हैं उन सबको नोट करते जाइएगा। कौन कौन? यहां मोना लोआ बताया, यहां रेनियर बताया, यहां कोटोपैक्सी बताया। कोटोपैक्सी कहां है? इक्वेडोर में। ओजस डेल सलाडो बताया अर्जेंटीना में। और उसके बाद यहां पे विसुवियस इटली में, विसुवियस। और यहां पे भारत में बैरन ज्वालामुखी, जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी। इस तरह से ज्यादा आप एग्जाम्पल ही तैयार रखें। तो एक्टिव वोल्केनो समझ में आया? ऐसा ज्वालामुखी जिससे लगातार या तो उद्गार हो रहा हो या बहुत समय पहले उद्गार हुआ हो। दोनों ही स्थितियों में बस एक और शर्त अगर जुड़ जाती है कि भविष्य में उद्गार होने की पूर्ण संभावना है, तब उसे हम क्या कह देंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखिए दूसरा ज्वालामुखी है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? सुषुप्त ज्वालामुखी सोया हुआ ज्वालामुखी, सोया हुआ है तो ये तो नहीं कह सकते ना कि ये अब कभी नहीं उठेगा। ऐसे ही इसके अंतर्गत वे ज्वालामुखी आते हैं जिनमें बहुत लंबे समय पहले उद्गार हुआ हो और भविष्य में उद्गार होने की संभावना हो, 100% पॉसिबिलिटी ना हो। इस तरह कह सकते हैं कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें बहुत काफी समय पहले उद्गार हुआ हो लेकिन भविष्य में उद्गार न होने की गारंटी नहीं दे सकते। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसमें अब उद्गार नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उद्गार होगा, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि उद्गार नहीं होगा। तो कुल मिलाजुला सुषुप्त ज्वालामुखी वो है जिसमें बहुत समय पहले उद्गार हुआ हो, अब भविष्य में उद्गार होने की संभावना से इनकार भी न किया जा सके। भविष्य में उद्गार होने की संभावना से हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि इसमें अब उद्गार नहीं होगा, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसमें उद्गार होगा, क्योंकि ये कह देंगे तुरंत वो एक्टिव हो जाएगा। तो हम जब ये कहते हैं कि भैया कुछ कह नहीं सकते कि उद्गार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तब हम कहेंगे ये डोरमेंट है। डोरमेंट वोल्केनो का उदाहरण भारत में एक है नारकोंडम। भारत में
एक वोल्केनो है नारकोंडम वोल्केनो। ये कैसा वोल्केनो है? डोरमेंट। उसी तरह से एक वोल्केनो है इक्वेडोर में, चिम्बोराजो। ये भी वोल्केनो कैसा है? डोरमेंट है। इस तरह से बहुत से वोल्केनो ऐसे हैं जो कि डोरमेंट स्थिति में। अभी हाल ही में एक वोल्केनो वहां पे फूट गया, रशिया में वोल्केनो अभी फूटा है, जिसमें 450 साल पहले यहाँ पे कमचटका प्रायद्वीप पे, यहाँ पे अभी वोल्केनो अभी कुछ जुलाई में इसमें विस्फोट हो गया। और ये 4.5, इसको हम लोग सुसुप्त मान के चल रहे थे। उसी तरह से क्राकाटोवा में एक वोल्केनो फूटा इंडोनेशिया में, इसको हम लोग सुसुप्त मान रहे थे, इस पे नगर बस गए थे, अब अचानक फूट गया। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने आपसे कहा ना कि ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना से इनकार ना कर सके, लेकिन लोग उस पर बस गए, क्राकाटोवा में जो विस्फोट हो गया। तो इस तरह के फ्यूजियामा को बहुत सारे लोग सुसुप्त मानते हैं, जबकि एक्टिव वोल्केनो की श्रेणी में अधिकांश भूगोलवेत्ता उसे एक्टिव कहते हैं, कि बहुत से लोग बहुत दिनों से उद्गार नहीं हुआ है तो उसे लोग सोचते हैं डोरमेंट भी से। तो इस तरह से डोरमेंट और एक्टिव में बस थोड़ा सा अंतर है कि जब हम पूछें कि क्या इसमें उद्गार होगा, तो आप कहिए कि कुछ कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे वोल्केनोज को क्या कहते हैं? डोरमेंट। अब नेक्स्ट है मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो वोल्केनो है जिसमें बहुत समय पहले उद्गार हुआ हो और भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना ना हो। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि अब इसमें उद्गार नहीं होगा, तब ऐसे वोल्केनोज को क्या कहेंगे? मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहेंगे। कैसे, क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट वोल्केनो। समझिए, इस यहां पे एग्जाम्पल को समझना होगा। सबसे अच्छा वोल्केनो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, उदाहरण माउंट पोपा। क्या नाम है उसका? पोपा। कहां पे है? म्यांमार में है। दूसरा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोह सुल्तान। कहां पे है? यहां ईरान में है। कोह सुल्तान, याद करिए, लिख दे रहा हूं, कोह सुल्तान कहां पे है? ईरान में है। ईरान में ही एक और है देमावंद। मैंने कहा बार बार कि एग्जाम्पल्स ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखिए। कोह सुल्तान, देमावंद, यहीं पे है अफ्रीका में। किलिमंजारो, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो। हर एग्जाम्पल पे मैं 3-4, आप देख रहे होंगे मैं जोर कहां दे रहा हूं? एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल पता होने चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि रटना नहीं, एग्जाम्पल को मैप के थ्रू देखिए। मैपिंग अगर पढ़ते होंगे तो ये सब जगह बताई जाती हैं, तो इन्हें मैप के थ्रू याद रखिएगा। इसीलिए मैं मैप पे बता रहा हूं कि ईरान में 2, म्यांमार में एक पोपा और एक अफ्रीका में मैंने बताया किलिमंजारो। तो ये सब कैसे ज्वालामुखी हैं? मृत ज्वालामुखी। तो तीनों प्रकार के ज्वालामुखी समझ गए, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और एक्सटिंक्ट यानी मृत ज्वालामुखी। परिभाषा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि एक विस्फोट की तीव्रता, इंटेंसिटी कैसी है, उसके आधार पर भी वोल्केनोज को बांटा जाता है। इस आधार पे हमने कहा ना 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला हवाईयन तुल्य वोल्केनो, दूसरा है स्ट्राम्बोलियन तुल्य, तीसरा है वोल्केनियन तुल्य, चौथा है विसुवियन तुल्य, पांचवा है पिलियन तुल्य। शॉर्ट में बताता हूं, इसकी तीव्रता बहुत कम, यानी ये केवल ऐसे ही जैसे पानी बहे
वैसे निकलता रहता है, ना कोई आवाज ना कोई फोर्स, कोई आवाज नहीं, ये ऐसे ही बस निकलता रहेगा। रेड कलर से दिखा देते हैं क्योंकि लावा तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही निकलता रहता है, ऐसे ही निकलता रहता है। मतलब कि बिना किसी आवाज के, अब बिना किसी मतलब कि बल के, जैसे निकलेगा कि ऐसे ऐसे पानी बह रहा हो जैसे, या कोई चीज ऐसे निकल के बस बह रही हो। बहुत अधिक ऊंचाई होगी, कुछ फीट की ऊंचाई हो जाएगी, वो भी बहुत फोर्स के साथ नहीं। जैसे आग जलाते हैं ठंडी में, अलाव जलाते हैं, ठीक वैसे ही जलता रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हवाई द्वीप पे हवाईयन तुल्य है। तो उसी तरह के सबसे ज्यादा हवाई द्वीप है, तो इस तरह के जहां जहां भी होंगे उस तरह के बोल दिया ये हवाईयन टाइप, यानी ये एक प्रकार हो गया। इस तरह का इरप्शन जहां भी हो रहा हो इसको कह देंगे कि हवाईयन टाइप। इसमें कैसा, कोई आवाज नहीं होगी और कोई विस्फोट नहीं होगा और कोई ऊंचाई नहीं होगी। दूसरा है स्ट्रोम्बोली, इसमें ऊंचा फोर्स रहेगा, बहुत ऊंचा उठेगा, थोड़ा सा ऊंचा उठेगा, लेकिन विस्फोट नहीं होगा, कोई धाड़ धाड़ की आवाज नहीं, केवल शांति से आग निकलती रहती है। अभी सबके बारे में दिखा देते हैं। वल्केनियन, अब यहां से विस्फोट शुरू, यानी लावा भी निकलेगा ऊंचा तक, अब विस्फोट भी होगा, आवाज भी होगी, भाड़ से निकलेगा, यानी यहां पे विस्फोट के साथ आवाज। विसुवियस में क्या होगा, ये गोभी मतलब बहुत तेज विस्फोट करेगा और गोभी के आकार, मतलब कि एकाएक विस्फोट करके एकदम फैल जाएगा। बट नेचुरल है, क्यों फैल रहा है, गैस बहुत ज्यादा होती है इसमें, इसीलिए क्या करेगा, निकलते ही एकदम फूल जाएगा। तीसरा है पिलियन तुल। पिलियन तुल में क्या है, विस्फोट लगभग तीव्रता आवाज सब कुछ उतना ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, सॉलिड मटेरियल, यानी जैसे पाइप से बहुत तेज फोर्स से पानी निकले तो बहुत ऊपर जाएगा फिर फैलेगा, ठीक उसी तरह से ये जैसे ज्वालामुखी ऐसे निकलता है अब बहुत ऊपर तक जाकर के तब फैलता है, यानी कि ऐसे इरप्शन होता है और ऊपर जाके जैसे नारियल का पेड़ होता है ऐसे फैलेगा। तो इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड मटेरियल बहुत है, गैस होता तो फैलता, सॉलिड मटेरियल है तो बहुत तेजी से। तो इसमें अक्सर देखते हैं कभी तीव्रता इसकी ज्यादा बोल देता है तो कभी इसकी ज्यादा, सिर्फ इसीलिए तीव्रता पे कोई फर्क बहुत नहीं है। इसका डिफरेंस क्या है, इसमें गैस अधिक होगी, ये फूलगोभी के आकार का होगा और ये एक नारियल के पेड़ की तरह होगा। आइए एक एक पे थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। ये देखिए हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, दरार देख रहे हैं, लगभग दरार टाइप का, ये ऐसे ही निकलता रहता है, ये ऐसे ही निकलता रहता है। हमने कहा कि इस पे एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, हवाई द्वीप में मोना लोआ है, किलायू है, ये सब क्या है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। दूसरा है स्ट्रोम्बोलियन तुल्य। स्ट्रोम्बोली तुल्य का मतलब क्या है, इसमें आवाज नहीं होती लेकिन लावा निकलेगा, बहुत ऊंचा नहीं होगा लेकिन लावा निकलता है और ये लगातार निकलता रहता है लगभग, इसीलिए जानते हैं इसके बारे में, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किसका, इस बात को लिख लीजिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस। अब एक बात समझिएगा, प्रकाश स्तंभ क्या होता है, हो सकता है आप लोगों में कुछ लोग ना जानते हैं। होता क्या है, समुद्र के किनारे, ये लिख लिया, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये देखिए लाइट हाउस होता क्या है कि समुद्र के किनारे एक हाउस बना के उसमें लाइट जला दी जाती है, क्योंकि जब आप बहुत दूर होंगे, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है, ऐसे गोल है पृथ्वी, मान लीजिए आप यहां हैं तो आप यहां की चीज को तो देख नहीं पाएंगे, कोई यहां जा रहा है, तो आपको करना क्या होगा, यहां पे अगर पहुंचना है तो आप यहां से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ये चीज, तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, एक लाइट हाउस बना देते हैं।
ये बहुत ऊंचाई पे जाके लाइट जला देंगे तो यहां से दिखता है, यानी बहुत दूर से आपको तट दिखेगा कि वहीं जाना है। पोर्ट पे इस तरह के लाइट हाउस बनाए इसीलिए जाते हैं। तो अब ये क्या है, भूमध्य सागर में ये बहुत ऊंचा ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर में ये बहुत ऊंचा है। भूमध्य सागर क्या है, ये। अब इस पूरे एरिया में यहीं पर देखिए ये स्ट्रोम्बोली लिखा है ना, ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। ये यहीं पे इटली में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। तो स्ट्रोम्बोली यहीं पे है, यहीं वोल्केनो है, यहीं पे वेसुवियस है। तो इसको पूछ सकता है स्ट्रोम्बोली कहाँ है, लिपारी द्वीप, इटली के लिपारी द्वीप पर। यह भी नोट कर लीजिए, यह लिपारी द्वीप पर है। कहां, इटली में। यह भी पूछता है। इससे भूमध्य सागर का लाइट हाउस, क्योंकि ये भूमध्य सागर में से हर जगह से दिखाई देता है, तो कोई भी व्यक्ति देख लेता है अच्छा वो लिपारी द्वीप पर है स्ट्रोम्बोली, तो कोई जरूरी नहीं कि वहीं जाना हो, वहां से हमें 20 डिग्री इधर जाना है, वहां से स्ट्रोम्बोली से 50 डिग्री इधर वेस्ट में जाना है। तो एक तरह से ये पूरे भूमध्य सागर के लिए एक लाइट हाउस का काम करता है कि वहीं से लोग अपना अपना एंगल पे मुड़ लेते हैं। बात समझ में आई? तो इटली का बात मैंने जो किया, इटली में बहुत सारे ज्वालामुखी। इटली में देखिए ये सिसिली द्वीप है इटली का, इस पे एटना ज्वालामुखी है। यहाँ पे भी ये लिपारी द्वीप है, यहीं पे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। यहीं लिपारी द्वीप समूह पे ही वोल्केनियन ज्वालामुखी है, वोल्केनो ज्वालामुखी है। यहाँ मुख्य भूमि पर यहाँ पे वेसुवियस ज्वालामुखी है। तो 4 ज्वालामुखी तो यही मैंने बता दिया, 1 2 3 4। इटली के मुख्य भूमि पे वेसुवियस, यहाँ पे सिसिली द्वीप पर एटना, लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली और लिपारी द्वीप पे ही वोल्केनो। याद कर लीजिए ये चारों। क्लियर? अब बात आती है, लाइट हाउस भी बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट है वोल्केनियन तुल। हमने बताया कि स्ट्रोम्बोली क्या है, लावा निकलता है लेकिन आवाज नहीं। लेकिन स्ट्रोम्बोली से वोल्केनियन से विस्फोट भी होता है, लावा भी निकलता है और विस्फोट के साथ निकलता है। यहीं पर विस्फोट होना शुरू। ये विस्फोट के साथ जब लावा निकलता है तो हम कहते हैं वोल्केनियन। और वोल्केनियन है कहां, हमने अभी बताया कि इटली में। कहां पे, ये वोल्केनो लिखा है, ये वोल्केनो, ये लिपारी द्वीप है। यहाँ पे सिसिली द्वीप के ठीक उत्तर में। इटली कहाँ है, भूमध्य सागर में। अब इटली का सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप समूह है और उसी में दोनों स्ट्रोम्बोली भी है और वोल्केनो भी है। तो वोल्केनियन तुल इसी से है, स्ट्रोम्बोली तुल ये है, वोल्केनियन। दोनों ज्वालामुखियों का अलग अलग नेचर है, इसलिए दोनों टाइप के अलग अलग बता दिया गया। इसमें क्या होता है, विस्फोट के साथ। वोल्केनियन तुल्य को मैप पे यहां भी दिखाया मैंने कि यहां पे ही है, यानी ये भूमध्य सागर है और यहाँ पे ये है, और इस मैप पे बड़ा करके जूम करके यहाँ वोल्केनियन लिपारी द्वीप पर। इसको लिख लीजिएगा कि ये भी लिपारी द्वीप पर ही है, इटली में। क्लियर टू एवरीबॉडी? हम समझते हैं कि समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है वेसुवियस। वेसुवियस को भी मैंने कहा क्या कि इसमें क्या होता है कि फूल गोभी की तरह, ये देखिए फूल गोभी की तरह फूट रहा है कि नहीं, तुरंत निकलते ही फूट जाता है। ये वेसुवियस का इमेज ही है सीधा। तो निकलते ही क्या करता है, इसमें गैस बहुत अधिक है, गैसीय पदार्थ अधिक है, तो ये तीव्र विस्फोट के साथ और दूसरा फूल गोभी का आकार बनाता है। इसलिए इसको हम वेसुवियस कहां पे है, ये भी इटली के मुख्य भूमि, इटली में मेन लैंड पे है, मुख्य भूमि पर। अभी मैंने दिखाया था, अभी दिखा देता हूं। मुख्य भूमि। अब देखिए मैप पे देख सकते हैं कहां पे है, ये है वेसुवियस, ये है इटली
और इटली में यहीं पे विसुवियस मेनलैंड पे। क्लियर? अब देखिए लास्ट में है पिलियन तुल्य। बाप रे बाप, इसमें विस्फोट होता है लेकिन बहुत ऊपर तक जाएगा, एकदम सीधा पेड़। कौन पेड़ होता है? गांव में तरकुल बोल देते हैं, या क्या, नारियल का पेड़। नारियल पेड़ तरह ऊपर जाएगा फिर ऊपर फैलेगा। तो इसमें क्या है, विस्फोट उतना ही तेज है, आवाज उतना ही तेज है, विस्फोट की तीव्रता उतना ही, बस इसमें सॉलिड मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, लावा बहुत ज्यादा होता है, गैसीय पदार्थ कम होते हैं, इसलिए बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो इसको, ये है कहां, ये मार्टिनिक द्वीप पर। ये कहां है, ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पिलियन ज्वालामुखी है ये वेस्ट इंडीज है ना, यहीं पे मार्टिनिक आइलैंड है। कौन सा? मार्टिनिक द्वीप। कहां पे? वेस्ट इंडीज में। इसी द्वीप पर यह ज्वालामुखी है और इसी के नाम पर यह नामकरण किया गया है। प्रकार समझ में आ गया है कि नहीं? एक समरी दे देते हैं। साले 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया। पहला, मुख की आकृति के आधार पर, तो 2 प्रकार है। कौन कौन? दरारी और छिद्रमुखी, फिजर एंड सेंट्रल इरप्टेड, दोनों के एग्जाम्पल्स। फिर दूसरा आधार है एक्टिविटी के आधार पर और उद्गार अवध के आधार पर, तो उसके आधार पर 3, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, मृत। और फिर इसके बाद तीव्रता के आधार पर 5, हवाईयन तुल, स्ट्राम्बोली, वल्केनियन, विसुवियस, पिलियन। तो इन सब को समझ गए होंगे आप लोग। अब बात आती है कि मैंने कहा हर ज्वालामुखी का एक उदाहरण, तो मैं हर इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक गेम खेलिए। यहां मैंने नंबर 1, 2, 3 इस तरह लिखा है और इस पे कौन कौन सा वोल्केनो है इसको बताइए, और इससे आपके 15 ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये मोना लोआ है, एक मैंने बता दिया कि फर्स्ट मोना लोआ। इसी तरह हर जगह लिखिए कि कौन कौन सी ये ज्वालामुखी हैं। ये 15 ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट आपको पता हो जाएगा, तो एक तरह से आप 15 तो कम से कम तैयार हो जाएगा। मेन क्वेश्चन यही तरह से आते हैं कि ज्वालामुखी के नाम से, कि ये कहाँ है, कैसा है, क्या है, इसको मैप पे अगर बना लेंगे तो ये सेक्शन तैयार हो जाएगा। कोशिश तो मेरी यही है कि ज्वालामुखी सीरीज से मैं जो पढ़ा रहा हूं, हर क्वेश्चन अगर ज्वालामुखी से बनाए तो आपको वो ज्वालामुखी, वो क्वेश्चन इस लेक्चर से मिल जाए। धन्यवाद।